सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य श्री मुन्नीलाल भैया जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से आज का योग सत्र संभाल लिया। और सबसे पहले थोड़ा सा आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब ने योग किया। तो इस तरह से ये योगाहार के लिए सभी भाई बहन समर्पित रहते हैं और ये उनका भाव दिखता है। इसलिए आज योग सत्र को हम यहीं पर हम विराम देते हैं और चलते हैं द्वितीय सत्र की तरफ। और जैसे कि द्वितीय सत्र में हमारे आज हर बुधवार को संतोष सर रहते हैं। आज कल हमारा थोड़ा सा बुधवार को सर को फोन नहीं किया तो इसलिए हमने कल उनसे बात कर ली। तो आज हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर संतोष चौहान जी पुणे महाराष्ट्र से है और आज उनका जो विषय रहता है जैविक खेती करने सूक्ष्म जीव के प्रभाव तो और फार्म जैविक लैब पर प्रयोगशाला पर उनका मार्गदर्शन रहता है। तो मैं उनको सम्मान के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ और आगे संचालन हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब और शरद भैया करेंगे जी। आदरणीय संतोष सर, स्वागत है। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आज आ रही है सर। नमस्कार। ठीक है। एक्चुअली हम लोग पिछले कुछ सप्ताह से जो रेजिस्टेंस होता है, मान लो खेती में आने वाला जो भी कीड़ा होवे या जो भी बीमारियां होवे, और विशेष रूप से जो जैसा इल्लिया है, हेलिकोवर्पा नामक या स्पोडोप्टेरा नामक या अन्य जितनी भी है, जैसा हम लोगों ने अलग अलग पेस्ट के बारे में देखा है और कितने अलग अलग जगहों पर उनके ट्रायल्स हुए और उन ट्रायल्स के माध्यम से ये पता चला कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलिकोवर्पा यानी जैसे चने के फसल में हेलिकोवर्पा नामक जो इल्ली आती है उसकी ट्रायल्स 892 892 जगह पर और विभिन्न राज्यों में, देशों में इसके ट्रायल्स हुए हैं और अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स यूज करने के बाद भी यह इल्ली कंट्रोल नहीं होती है, यह पेस्ट कंट्रोल नहीं होती है। और इसी के आधार पर जैसा यहाँ पे यह डेटा हेलिकोवर्पा का है, जैसा मैंने कहा कि जो चने के खेत में या इवन अरहर की खेती में है, टमाटर में है, वो आता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला, जिसके ट्रायल्स 1099 यानी ऑलमोस्ट 1100 अलग अलग जगहों पर उसकी ट्रायल्स हुई। अब प्लीटोला इसका मतलब क्या है? तो वह जो इल्ली है वह जो गोभी का जो खेती होता है उसमें यह इल्ली का अटैक होता है। अब अगर 1100 अलग अलग जगह पर इसका ट्रायल हुआ है और उसमें से यह दिखाई दिया कि किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड अगर इस पर छिड़काव किया जावे तो कंट्रोल नहीं मिल रहा है। और उसी तरह नीचे आप देख सकते हो स्पोडोप्टेरा, जो कि मक्के जैसी फसल में या अन्य और भी बहुत सी फसलें हैं, जैसा शुरुआती दौर में सोयाबीन में यह इल्ली बहुत बड़ा प्रॉब्लम करती थी और आज मक्के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्पोडोप्टेरा
इस इल्ली का है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसी स्पोडोप्टेरा की अलग अलग प्रजातियां भी दी है। जैसा मक्के में स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपरडा आता है और सोयाबीन में स्पोडोप्टेरा लिटूरा आता था। लेकिन ये आंकड़े यही दर्शाते हैं कि ये 650, 700, 750 अलग अलग जगह पर ट्रायल किए गए। और उसी तरह जैसा जिस तरह मैं इल्लियों की बात कर रहा था, उसी तरह जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जैसा सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, तो इसके भी रिपोर्ट्स 934 अलग अलग जगह पे उसने रेजिस्टेंस दिखाया है। इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं। अब इसी आधार पर एक चीज, एक्चुअली लास्ट टाइम जब भी यह सेशन हुआ था तो पवन सर का एक क्वेश्चन आया था और मैं आंसर देना भूल गया था। पवन सर को वह साइट का डिटेल्स चाहिए था। यहाँ पर यह साइट का डिटेल्स नीचे लिखा है, जो www.pesticideresistance.org। तो अपना आज का सेशन खत्म होने के बाद मैं यही जो स्लाइड्स है ग्रुप पर भी डाल दूंगा, और आप लोग अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से इस साइट पर जाकर आप लोग ढूंढ पाओगे कि आपके जो इंसेक्ट का अटैक होता है, उस इंसेक्ट को कितने अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है और वहां पर रेजिस्टेंस दिखा है। और इसमें जैसा मैंने एक चीज और भी कही थी कि यहाँ पर जैसा एक एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम कीटक विज्ञान कहते हैं, जिसमें कीड़ा या इल्लियों के ऊपर जो लोग संशोधन करते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट, तो उनकी मदद लेना जरूरी है। क्योंकि आप सभी को अपने खेत में जो इल्लियों का अटैक होता है, उन इल्लियों का फोटो लेकर उन्हें भेजना है। और यह इल्ली, उसका नाम क्या है अंग्रेजी में, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लूटेला ज़ाइलोस्टेला या स्पोडोप्टेरा ऐसा लिखा है। तो जब आपको ये पता चलेगा तभी आप इस साइट पर जाकर उसके अगेंस्ट कौन से पेस्टिसाइड उपयोग हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशंस आपको आ सकती है। तो इस साइट को आप ख्याल रखें, और इस सेशन के बाद यह साइट, यह जो लिंक है या वेबसाइट का डिटेल है, मैं आपको भेज दूंगा। और आपको अपने खेत में जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट का अटैक होता है उसकी जानकारी निकालना है। अब ये चीजें हमें क्यों चाहिए, और उसके बाद में आप सभी किसान भाइयों से मुझे इस तरह का अपने अपने खेती का डेटा चाहिए। यह भी मैं आप सभी लोगों को अपने इस सेशन के बाद भिजवाऊंगा। और आपने इसी तरह का एक पेज पर लिखकर अगर आप दीपक जी को भेज दोगे तो आपका भी डेटा हमारे पास आएगा और उसका एक कुछ ना कुछ एनालिसिस उसमें से हो पाएगा। अब जैसा जो रेजिस्टेंस की बात हम लोगों ने की है, उसी के माध्यम से यह चीजें अब सामने, यानी उस रेजिस्टेंस को ढूंढने की जरूरत क्या है, क्यों है, तो उसके कुछ रीजंस आपको यहाँ पर इन आने वाले कुछ स्लाइड्स में से समझ में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यह जो डेटा है, यह एक अनार वाले किसान है
और उन किसानों को अनार की फसल लेने के लिए कितने अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड, स्पेसिफिकली फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करना होता है, उसका डिटेल दिया है। दादू, आप लोग, शरद भैया, आप लोगों को यह स्लाइड दिख रहा है? दिख रहा है सर? जी जी। तो इस स्लाइड पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके आगे वाली भी कुछ स्लाइड्स है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जहां पर फार्मर का नाम, क्रॉप का नाम और नीचे लिखा है पेस्टिसाइड। लेफ्ट साइड में आप देखिए पेस्टिसाइड 4 नंबर पे, और उसके नीचे लिखा है M45 या उसके बाद में लिखा है कैप्टन। तो ये सारे अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड हैं। इन सब पेस्टिसाइड के नाम लिखे हैं और उसके आगे वाले कॉलम में या तो वह फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है, यानी FI या B। F माने फंगीसाइड, I माने इंसेक्टिसाइड और B का मतलब बैक्टीरियासाइड। तो यह जितने भी पेस्टिसाइड लिखे हैं उसके सामने लिखा है फंगीसाइड। अब उसके आगे लिखा है कि पर एकड़, जैसा 1 एकड़ खेती के लिए कितना उसका उपयोग किया गया, तो यहाँ लिखा है 800 ग्राम। अब उसके आगे क्या लिखा है, तो इस M45 के 800 ग्राम प्रति एकड़ के 5 छिड़काव होते हैं पूरे सीजन में। शुरुआती दौर से आखिर तक 5 छिड़काव होते हैं। तो 800 ग्राम अगर एक छिड़काव में जा रहा है तो 5 छिड़काव में 4 किलो तक 4000 ग्राम पेस्टिसाइड हम अपने खेत में डालते हैं। और इसी तरह अलग अलग पेस्टिसाइड के नाम लिखे हैं, जैसा M45 है, कैप्टन है, एंट्राकॉल है, पुमानेल है, टिल्ट है। और इनका सबका अगर कोई पढ़ पाएगा टोटल स्प्रे, अगर हम लोग गिनते हैं तो कितने होते हैं, कोई गिनेगा? आप सभी लोग गिनिए और बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे टोटल स्प्रे कितने हुए हैं। 400 लीटर पर एकड़ दे रहे हैं पेस्टिसाइड। नहीं, उसके आगे देखिए टोटल स्प्रे लिखा है। हाँ लिखा है सर जी। टोटल स्प्रे के नीचे क्या लिखा है? 58। शरद भैया कितने हैं? 58। एक मिनट सर, वो स्लाइड ऊपर चलेगी। 23। 58। 64। नहीं, देखिए यहाँ टोटल पर पेस्टिसाइड एरिया 4000। नहीं, जैसा उसके पहले वाला देखिए टोटल स्प्रे, तो 5 बार छिड़काव हाँ है। उसके 5 बाद बार छिड़काव, 5-6 ऐसे हैं सर। हाँ, 5 तो 6 4 2। उसको प्लस कीजिए शरद भैया। अच्छा 10 16 4 20 2 22 2 24 3 27 28 5 33 34 35 36 37 38 39 40 40 16 17 18 20 24 25 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 48 2 50 52 52 और 10 62 सर। तो ये परिस्थितियां हैं। और 65। अगर मान लो ठीक है 65 हो, 62 हो, 60 होवे, लेकिन ये परिस्थितियां आज हम लोगों के सामने है। यानी 60 छिड़काव अलग अलग केमिकल्स के
खेती में होने लगे हैं। अभी उसमें क्या होता है कि 3 से 4 दवाइयाँ एक साथ डालकर छिड़काव होते हैं, तो वो 60 की जगह पे आ जाता है आंकड़ा 25-30 पर। किसी का माइक अनम्यूट करने का। तो यह जो परिस्थितियां है, क्योंकि आज देखिए यह अनार का डेटा है, और इसी तरह अलग अलग फसलों में विशेष रूप से हम लोग जो रोज मिर्ची हम लोगों के घर में खाई जाती है, टमाटर खाया जाता है, प्याज है, तो इन सभी फसलों में विशेष रूप से यह छिड़काव होने लगे हैं। तो यह सिर्फ अनार तक ही सीमित नहीं है। जैसा ये अनार का एक किसान भाई का डेटा है, यह दूसरे किसान भाई का, लेकिन आप यहाँ पे एक देखिए कि सबसे आखिरी में राइट हैंड साइड में देखिए 42 किलो पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है। कितना दिख रहा है? आंकड़ा दिख रहा है शरद भैया? सबसे आखिरी नीचे राइट हैंड साइड पे दिख रहा है सर। यानी 42 किलो पेस्टिसाइड इन 60 छिड़काव में से 42,100 42,100 है। जी। इसमें कितना है? 32,550 और इसमें 35,010 35,010 सर। हाँ, तो आप सभी लोगों से एक विनती है कि यह जो डेटा हम लोग अलग अलग फसलों से, अलग अलग किसान भाइयों से ले रहे हैं, तो आप सभी अपने अपने जैसा जो भी, मान लो अगर कोई किसान भाई है वो किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं करते, लेकिन बायोलॉजिकल यूज करते हैं, प्राकृतिक यूज करते हैं, तो उन्हें इसी तरह का लिस्ट बनाना चाहिए, और उसमें से हमें पता चलेगा कि यहाँ जो 35 किलो पेस्टिसाइड का उपयोग है, उस पर से एक चीज निकल के आती है कि मान लो 35 किलो, इसका मतलब 35,000 ग्राम, और मान लो अगर मेरा प्रोडक्शन अगर 35 क्विंटल है, इसका मतलब 3,500 किलो है, तो 1 किलो के पीछे हमने 10 ग्राम पेस्टिसाइड उपयोग किया है, वह चीज सामने आती है। और अगर हम लोगों ने 10 ग्राम प्रति किलो यूज किया है, तो कम से कम उस फसल में 10 अगर छिड़काव हुआ है, तो आधा ग्राम से 1 ग्राम उस फसल में जाता है। यानी जैसा हम लोगों ने एक चीज और भी देखी थी, इससे पहले हम लोग नर्मदापुरम या मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का एक डेटा, उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि वह फसल सुखाने के लिए खरपतवार यानी वीडीसाइड का स्प्रे किया जाता है मूंग में, मूंग की फसल में। तो वह वीडीसाइड का रेसिड्यू उसमें रहता ही होगा, और विशेष रूप से मूंग को हम लोग स्प्राउट करके खाते हैं। बहुत से लोग हैं जो उसे हीटिंग का भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, रात को भिगोते हैं और दूसरे दिन वो जो स्प्राउट आता है वो लोग हम खाते हैं। और जैसा मैंने कहा है कि मान लो अगर मैं जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 35 क्विंटल की बात किया, लेकिन मान लो हमें इतना डेटा चाहिए कि हमने इतना पेस्टिसाइड यूज किया और हमें इतनी फसल होती है, तो पर किलोग्राम इतना पेस्टिसाइड उसमें आता है। और अगर हम लोग जैसा आने वाली कुछ कक्षाओं में हम लोग यह भी समझ के लेने वाले हैं कि कितना
पेस्टिसाइड 1 किलो में अलाउड है और उसके ऊपर अगर वो मात्रा जाती है तो वह मात्रा हमारे शरीर को हानिकारक होती है। इन सब चीजों को, जैसा पेस्टिसाइड रेसिड्यू, मैक्सिमम पेस्टिसाइड रेसिड्यू लेवल यह कहा जाता है, तो उस विषय में भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों से मेरी एक विनंती रहेगी कि आप अपना सभी का डेटा इसी फॉर्मेट में, जैसा यहाँ लिखा है कि मैं यह पेस्टिसाइड यूज करता हूं, उस बोतल पे या पैकेट पे लिखा होता है कि वो फंगीसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या बैक्टीरिसाइड है, तो या तो एफ लिखिए या तो आई लिखिए या तो बी लिखिए, और आप उस पेस्टिसाइड को 1 एकड़ में कितनी मात्रा में छिड़काव करते हैं वह डेटा लिखिए। और मान लो अगर उसी के आप 2 छिड़काव लेते होंगे या 3 लेते होंगे, तो वह आंकड़ा 2 या 3 डाल के टोटल कितना पेस्टिसाइड आपने प्रति एकड़ यूज किया है उसकी जानकारी अगर आप अगले सप्ताह तक दे पाओ, तो हम लोग उसमें से कुछ ना कुछ चीजें बाहर आएगी कि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस है या नहीं है। और जैसा मैंने कहा है कि आपको आपके यहाँ आने वाली जो इल्ली है उसकी जानकारी, उसका नाम क्या है, आपके आसपास जो एंटामोलॉजिस्ट है उनसे वह पूछना है। या मैंने जैसा इससे पहले भी कहा था कि अपने जो राउत सर है उनकी मदद से अगर हम ये सब चीजें ढूंढ पाते हैं तो हमें अपने खेत के आने वाले इल्ली का वह जानकारी हम लोग इस साइट से निकाल सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज और आप सभी लोगों से चाहिए थी, जैसा यहाँ पर यह कुछ कपास की फसल लेने वाले किसानों का डेटा है। जैसा यहाँ पे हमारी नीलिमा ताई है जो वर्धा जिला महाराष्ट्र से है, गणेश जी है जो अकोला महाराष्ट्र से है, किरण जी है जो बुल्ढाना जो जिला है वहां से है, डॉक्टर तातेड़ जो बीड जिला है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का, या आशीष जी है जो नागपुर से है। तो इन सभी किसान भाइयों से हम लोगों ने, जैसा इन सभी के पास में लैब है या किसी के पास में लेबोरेटरी नहीं है, जैसा डॉक्टर तातेड़ साहब है उनके पास लेबोरेटरी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो 9 धान या 16 धान आटे का जो स्लरी बनाने का शुरुआत की थी उससे पहले और उसके बाद में उनके खेती का जो खर्चा है पर एकड़ खर्चा वह कितना कम हुआ ज्यादा हुआ उसका डेटा यहाँ दिया है। और खर्चे के साथ में उनका प्रोडक्शन कितना था, प्रोडक्शन बढ़ा है या उतना ही है, उसका भी डेटा यहाँ पे हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें हमें इसलिए भी चाहिए कि जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ इसमें जो जो नीलिमा ताई का जो डेटा है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। 2000 इधर चाहिए था और 1200 इधर चाहिए था, लेकिन आप 2 नंबर से देखिए, गणेश जी जो गणेश ठोमरे जी है उनका जो कपास का जो खर्चा था 1 एकड़ का 9,000 रुपये था, वो 2,000 तक आया है। किरण चौहान का 19,500 था, वह 9,000 तक आया है। डॉक्टर तातेड़ करके थे जिनका 10,000 खर्चा था, वह 4,000 पर आया है। और आशीष जी धोटे है जिनका खर्चा 15,500 था, वह 10,000 पे आया है। अब इस पे से हमें क्या पता चलता है, तो कम से कम हम लोगों का खर्चा
कम हुआ ही है। और आप सभी लोगों से मुझे कहते हुए यह चीज खुशी हो रही है कि इन सभी किसान भाइयों ने स्लरी का उपयोग किया है, और मुख्यतः स्लरी के या और अन्य जो भी जैसा नीम ऑयल है या बायोजाइम पाउडर्स है या सिलिकॉन है, इन सब का उपयोग किया। और पेस्टिसाइड के बारे में जो हम लोगों ने ऊपर बात की, इससे पहले बात की, उन पेस्टिसाइड की जो मात्रा थी वह 50% कम की है, और कुछ कुछ किसान भाइयों ने यह मात्रा 60 से 70% कम की। यानी अगर हम लोगों का 50% खर्चा भी कम होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन यह सब चीजें कब पता चलेगी? तो जब हम लोग यह डेटा हमारे पास लिखेंगे। तो आप सभी लोगों से जैसा इसी विषय पर आज यहाँ पर हम लोग चर्चा छेड़ने वाले हैं। और एक चीज, जैसा जिस किसान भाई के पास में भी, एक्चुअली ये मराठी में है लेकिन यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी में देख पाएंगे कि जिन किसान भाइयों के पास जो भी फसल है, जैसा ऊपर जो हमने डेटा देखा है वो कपास का था। अभी नर्मदापुरम या अन्य राज्यों से जो किसान भाई जुड़ते हैं उनके पास धान है, मक्का है, गेहूं है, चना है या मूंग है। तो आप लोग भी अपना जो खर्चा था इस स्लरी यूज करने से पहले, या लैब जिनके पास में भी जो इडली कुकर वाला बेस लैब है उससे पहले का जो खर्चा था और उसके बाद वाला खर्चा था, उस विषय पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा 4 से 5 किसान भाइयों से यहाँ पर समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, और अलग अलग राज्यों से अगर है तो सभी जो आज उपस्थित है उन्हें भी पता चलेगा कि जिन्होंने स्लरी का उपयोग किया, जिन्होंने अलग अलग जैसा प्राकृतिक दवाइयाँ जैसा बायोजाइम है, नीम ऑयल है, तो यह प्रैक्टिसेस जब से स्टार्ट हुई है तो केमिकल का खर्चा कम हुआ है या नहीं, और प्रोडक्शन उतना ही है या थोड़ा बहुत बढ़ा है, इस बारे में आप सभी लोगों से समझना चाहता हूँ। और इस चर्चा के बाद में और एक दो स्लाइड है, वो स्लाइड लेके हम लोग, मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा और हम लोग चर्चा करेंगे। जी ओम। जी ओम। तो इस संबंध में जो प्रयोग नर्मदापुरम में हुए हैं उनमें सबसे पहले मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को ही सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपने अनुभव सुनाए, और फिर राकेश गौर जी ने इसमें बहुत अच्छा किया, वो भी अपने अनुभव सुनाए, और बाद में और लोग भी सुनाएंगे। तो आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। ये बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। सर, हम लोगों ने सबसे पहले मक्के में फॉल आर्मी वर्म हमें सबसे ज्यादा परेशान करता था, और फॉल आर्मी वर्म की वजह से हमें बहुत नुकसान भी होता था। तो आज हमारे यहाँ से फॉल आर्मी वर्म की विदाई हो गई है, जो कि दूसरे जगह अभी भी किसानों को बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन हमारे और हमारे आसपास के जो लगभग आधा किलोमीटर के किसान जो हैं, वहां से धीरे धीरे ये जो है फॉल आर्मी वर्म चला गया है। इसमें हम लोगों ने जो कंट्रोल किए थे वो गोबर की गोलियां बना के और स्प्रे के द्वारा, तो हम लोगों ने किए थे। जब बड़ी मक्का हो गई थी तो फिर गोली बना के डलवाया था हम लोगों ने, और इतनी इतनी इल्लियां कंट्रोल हमने देखी हैं इसमें
जो कभी नहीं देखी। हजारों चिड़ियों को खाते हुए हमने उन इल्लियों को देखा है। और काफी इसमें जो दवाओं में हमारा भारी खर्चा होता था, हम लोगों ने इसमें 90% सेव किया है। और जैसे हमारा पर एकड़ अगर मक्के में खर्च मान लें आप दवाओं का, तो हमारा भी लगभग 5 से 7 हजार रुपए का खर्च पर एकड़ आता था, जो इस समय हमारा बिल्कुल जीरो हो गया। 1000 रुपए एकड़ से भी कम का खर्च आ रहा है, क्योंकि इसको डालने में भी बहुत इजी है। और बारिश के समय मक्के में बहुत जल्दी इसके असर बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। हमने बवेरिया मेटाराइजिम का उपयोग किया था उसमें, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। इस बार हमारी जो सोयाबीन है, हम लोगों ने सोयाबीन का एक प्रोग्राम का प्लॉट डाला था, जिसमें हम लोगों को लगभग गर्डल बीडल जो है वो भी हमारे यहाँ से लगभग चला गया। इस बार हमारा 6 से 7 कुंटल की सोयाबीन का एवरेज आया था, जो कि आसपास के खेतों में एवरेज 1 या 1.5 कुंटल रहा है। इस चीज को हमारे यहाँ के जो एग्रीकल्चर ने भी इस चीज को नोट किया है। उसमें भी हम लोगों ने मेटाराइजिम और बबेरिया का स्प्रे किए थे। और उसमें कुछ फेरोमोन ट्रैप भी हम लोगों ने यूज किए थे उसमें। तो इस प्रकार हमारा जो है सोयाबीन में भी अच्छा कंट्रोल रहा। हमारे एक सतीश महतो जी हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग होके भी आए थे, मैं किसान को ले गया था। तो उनकी जो बैंगन है, बैंगन में बहुत ज्यादा बोरर लगा हुआ था, तो वो काफी महंगा, लगभग साल भर में 1 एकड़ में लगभग उनका 20 हजार रुपए दवा में खर्च होता है। उनका बैंगन में ज्यादा कर कोराजिन के जो स्प्रे और सब होते हैं, 30 से 32 स्प्रे उन्होंने बताए कि हमारे कोराजिन होते हैं। इस बार उनका कोराजिन से भी जब इल्लियां नहीं मरी, और उन लोगों ने जब हमारा बवेरिया मेटाराइजिम का उपयोग किया, तो उनको काफी सफलता मिली। और उन्होंने लाइट ट्रैप भी लगाए हुए थे। लाइट ट्रैप और दोनों चीजों से इतना कंट्रोल हुआ कि उनका जो बैंगन है वो वापस आ गया। और उनका 20 हजार रुपए एकड़ का जो सेफ हुआ, उसमें उनका 2000 से 2500 रुपए खर्च आया। उनका कहना है कि मैं हर 8 दिन में इन चीजों का उपयोग कर रहा हूँ। हम लोगों ने धान में जो सैलरी उपयोग करी थी, उससे हमारे धान के अंदर जो केचुए लग, इस बार हमने बगैर ही कोई भी केमिकल नहीं डाला, ना ही फंगिसाइड डाला, ना ही इंसेक्टिसाइड डाला। धान में बहुत अच्छे रिजल्ट रहे, सैलरी के भी और हमारी दवाओं के। तो ये हमारे धान का रिजल्ट रहा। जी ओम प्रणाम। मैं राकेश गौर जी को बुलाता हूँ, वो अपनी बात बताएं जी, और उनका दवाई का खर्च क्या था और अब कितना है जी। जी ओम जी, नमन सदन में सभी को। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से दवाइयों का खर्च तो हमारा लगभग मान के चलिए, जो पेमेंट हम हमारी फसल पे, पूरी फसल पे एक सीजन का 50,000 रुपये दुकान वाले को दे के आते थे, तो वो खर्च तो हमारा मतलब ये मान चलो कि जैसे 50 रुपये देते, तो अब हमारा ये लगभग 20 से 25, वो भी आपके नीम ऑयल और सिलिकॉन, और जो आपसे ले रहे हैं या कुछ जो बना रहे हैं, मतलब तो मुश्किल से 15-20 हजार रुपए के आसपास हो गया। मतलब वो 25 से 30 हजार रुपए का जो हमारा पूरे फसल पे लगता था एक्स्ट्रा, वो तो बच गया हमारा, वो तो तय है। मगर बस बात यही है कि पोषण में हमें ये समझ में आया कि बिना केमिकल खाद, मतलब जो अपन डालते हैं उसका डाले प्रोडक्शन में बहुत कम होता है। बाकी ये जैसे अपन डीएपी यूरिया वाली जो फसल कर रहे हैं, इसमें ये मेरी समझ से मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी आधा खर्च समझ में आ रहा है मेरे को। अब जो डीएपी और यूरिया के जो अपन डालते थे, तो वो भी अब आधी समझ में आ रही मेरे को कि वो अपन आधा करके, और ये अगर सैलरी के माध्यम से अपन उसको खेती करते हैं, तो वो खर्च भी अपना आधा हो जाएगा। जी ओम। आदरणीय ऋषि राजपूत, ऋषि, अच्छा ऋषि नहीं है, तो मैं सुरेंद्र, तुम बताओ तुमने चना में क्या किया है।
सुरेंद्र। चलिए। ठीक ठीक है दादू, और किसी को अपने अगर विचार यहाँ रखना है तो वे भी यहाँ पर विचार रख सकते हैं। गणेश गौर जी हैं सर, गणेश गौर जी। हाँ, जो भी है, जैसा जो भी और दो लोग कोई भी किसान भाई हो वो अपने विचार रखे। लेकिन मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो फैक्ट है, जो चीजें है वही रखी जाए, बढ़ा चढ़ा के कोई भी चीज ना रखे, क्योंकि हम लोग सच में ये समझना चाहते हैं कि केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके अच्छे से खेती हो सकती है या नहीं। और आप जो चीज यहाँ रखोगे वही चीज आगे अलग अलग राज्यों में जा पाएगी और उसी तरह से किसान भाई अपनी खेती करना शुरू करेगा। लेकिन जो जो डेटा महाराष्ट्र में हम लोग एक सामने हमारे आ रहा है, तो उसमें से एक चीज तो हमें पता चली है कि आपका पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का खर्चा कम हो सकता है, और भले ही पहले साल या 2 साल आपकी फसल में जैसा प्रोडक्शन का जो यील्ड है वो ना बढ़े, लेकिन आपको डेफिनेटली खर्चा कम होता है। लेकिन एक चीज और भी सामने आई थी, जो किसान भाई केमिकल फर्टिलाइजर पूरा जीरो कर देते हैं, कि जो भी उपयोग था वह टोटली बंद करके जिन्होंने इस तरह की खेती करने का प्रयास किया है उनकी फसल का यील्ड कम हुआ है। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आए हैं, और उस वजह से हम लोग यही यहाँ पर रखना चाहते हैं कि केमिकल्स का जो उपयोग है वह शुरुआती दौर में डायरेक्ट जीरो ना किया जावे, एटलीस्ट केमिकल फर्टिलाइजर का। और केमिकल पेस्टिसाइड के बारे में भी हर साल अगर 20 से 30% हम लोग कम करते हैं तो उतना खर्चा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वह खर्चा अगर कम होता है तो हमारी लागत कम लगती है। और इन सब चीज़ों का डेटा रखने का या उसकी जानकारी जो चाहिए उसका एक रीज़न है। मैं अभी आपको, इससे पहले भी हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन आप सभी के सामने रखी गई थी कि हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक जर्मनी जैसे देश में एक WHH नामक एक संस्था है, जो संस्था अलग अलग देशों में जहां पर भूख की वजह से, यानी 2 समय का खाना ना मिलने की वजह से जहां दिक्कतें आती है, उन देशों में काम करती है। तो उस संस्था को यह एप्लीकेशंस डाले गए थे, और जैसा पिछला महीना एक इंफॉर्मेशन आई कि हम लोग फर्स्ट राउंड क्लियर हुए, और अभी फरवरी के पहले सप्ताह में एक इंफॉर्मेशन आई है कि हम लोगों का चुनाव एज ए सेमीफाइनलिस्ट वहां पे किया गया है। और ये सारी चीजें होने के पीछे का एक रीजन आपको बताता हूँ कि कंटिन्यूअस उसका डेटा रखा गया है। हर चीज का जो भी मान लो फोटोग्राफ्स है, वीडियोस है, वो अच्छे से रखी गई है। और विशेष रूप से यहाँ पर आप सभी को कहने को मुझे आनंद होता है कि यह जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने सबमिट किया, उस प्रोजेक्ट में 4 किसान भाई एज ए को इन्वेस्टिगेटर है। यानी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में किसान भाइयों का नाम एक्सेप्ट किया जा सकता है, वहाँ वह चीज यहाँ पे प्रूव हो चुकी है। यानी दीपक जी है, विजय जी है, मनोहर जी है या सतीश जी है, इन 4 किसानों के नाम यहाँ पर एज ए को इन्वेस्टिगेटर ऑफ द प्रोजेक्ट डाला गया था। 1600 से ज्यादा एप्लीकेशंस आए थे, 112 देशों से ये अर्जी आई थी। यानी आप समझ सकते हो कि 112 देश, 1600 एप्लीकेशंस में से हम लोग
एज अ सेमीफाइनलिस्ट यानी 4 में अगर आ सकते हैं तो यह चीज हर किसान भाई के लिए पॉसिबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज ए सेमीफाइनलिस्ट फार्म लैब एरंडा का नाम लिखा है। तो यह चीज कब पॉसिबल है? तो अगर हमारे पास डेटा है, उस डेटा का हम लोग एनालिसिस करते हैं और उस डेटा का उपयोग अन्य किसान भाइयों को जरूर होता है। जैसा आज हमने जो भी जैसा शरद भैया के जो विचार सुने कि उनका खर्चा कम हुआ है, राकेश जी का खर्चा कम हुआ है, या अन्य किसानों का भी खर्चा कम हुआ है। जब किसान भाई खुद कहता है कि मैंने यूज किया है, मुझे इस तरह का फायदा हुआ है, तो वही चीज अन्य किसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वे धीरे धीरे इस अनुभव के बेसिस पे अपना केमिकल का उपयोग कम करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन डेटा अगर नहीं होगा तो हमें आने वाले समय में दिक्कतें होगी, और विशेष रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने खेती का जो डेटा यहाँ पर जो दिखाया गया उस तरह का डेटा आप मेंटेन कीजिए। और मैं यही एक कोशिश कर रहा हूँ कि हर राज्य से एक किसान भाई का भी डेटा मिल जाता है। तो यहाँ हम 8 से 9 राज्यों से जुड़ते हैं। तो महाराष्ट्र के साथ में 7 या 8 अलग अलग राज्यों का डेटा भी आ सकता है। लेकिन जैसा यहाँ हम लोग देखते हैं कि नर्मदापुरम, विशेष रूप से मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई है वो ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो महाराष्ट्र के साथ में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का भी डेटा सामने आ सकता है और उसका उपयोग अन्य किसानों के लिए जरूर हो सकता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश रहेगा कि जो जो अपना अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो आप जरूर दीजिए। और हम लोगों की जो टीम है उस डेटा का एनालिसिस करके आप लोगों को भविष्य में कुछ ना कुछ अलग तरह की मदद जरूर होगी। और यह भी एक प्रयास है कि जैसा महाराष्ट्र में दीपक जी और उन लोगों का डेटा है, उसी तरह का अलग अलग राज्यों के किसानों का डेटा एक जगह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या इंटरनेशनली एक नया प्रोजेक्ट और लिखने का प्रयास हो सकता है और उसमें से कुछ ना कुछ चीजें बाहर आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है मैं यहीं पर अपनी वारी को विराम देता हूँ। और पवन सर अगर है या डॉक्टर रोशन लाल जी राउत है, डॉक्टर दुबे है, तो उनके भी विचार हम लोग सुने और किसी के प्रश्न हुए तो उन प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। जी ओम। नमस्कार सर, मैं ऋषि राजपूत। हाँ जी बोलिए। सर मैंने सर ये ट्राइकोडर्मा जो राकेश गौर जी से लाया था आपके द्वारा जो बताया गया बनाना, तो मैंने उसको सर बनाया और गोबर में मल्टीप्लाई करके 35 दिन की अवस्था में जब चने में पहला पानी दिया, उस समय जहाँ जहाँ पानी होता गया वहां गोबर में मल्टीप्लाई करके उसको डालता गया। एक ये मेरा अच्छा इसका अनुभव अच्छा रहा। दूसरा, आपके द्वारा जो नवधान्य आटे का जाइम था जो मैंने बनाया, तो उसका 2 बार स्प्रे किया। और मुझे विगत 8 वर्षों से खेती कर रहा हूँ चने की, मैंने इतने अच्छे चने आज तक नहीं देखे। जिसका मैंने एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, जिसपे मैंने उसका वीडियो भी डाला है। और वो नवधान आटे के जाइम से और ट्राइकोडर्मा से मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ मिला। और सिर्फ एक अभी लास्ट स्प्रे किया है मैंने इमावेक्टिन बेंजोएट का, जिससे फलियों में नुकसान ना हो इल्लियों का। धन्यवाद। ठीक है, आप वो वीडियो एक बार ग्रुप पे डाल देना ताकि हम लोग भी देख ले वो वीडियो। और जो भी आपका जैसा खर्चा था उस बारे में भी अगर आप लोग लिखे और वे डेटा अगर दीपक जी तक
पहुंच जाए तो फिर हम लोग उसका एनालिसिस भी करेंगे। जियो। आदरणीय सर गणेश गौर जी। सदन को प्रणाम। और आज के समय में यूरिया डीएपी की बात करूं तो हमारे यहाँ जो हमारे साथ किसानी कर रहे हैं वो 2 बोरी डीएपी और 4 से 5 बोरी यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, और हम हमारे खेत पे 1 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, और फसल आज देखी जाए तो बराबर है। अच्छा, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रेंट जैसी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। अपन ने एक भी चीज नहीं डाली है अभी तक। 20 एकड़ के प्लाट में एक भी चीज नहीं डाली है, और आज फसल देखें तो उसमें कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा। फसल 20 दिख रही है, 19 नहीं दिख रही। मूंग में इल्ली बहुत आती है हमारे में, मगर मूंग में कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डालते हैं, और वो मूंग हमारी बिना दवाई के हमको पैदा होती है, जो जैविक पे करते हैं। यही बात कहना था। धन्यवाद। सर जी, आदरणीय राउत सर जी। ओम, सभी को सादर प्रणाम। मेरी आवाज आ रही दादू? जी जी जी। जी ओम। बहुत सुंदर। जब भी हम डॉक्टर साहब को सुनते हैं, निश्चित रूप से हम प्रकृति की बात करते हैं, और इसमें जो अभी गणेश गौर जी ने, राकेश गौर जी ने, शरद भैया ने, आपने और ऋषि राजपूत जी ने, सभी लोगों ने जो बात कही है, वो उसमें जो सर का कहना है कि इसके डेटाबेस हम दें, कि आप उसको एक कागज पे लिख लीजिए कि इतना हमने पहले हम क्या उपयोग करते थे, उसको लिख लीजिए कि इतना इतना हम इतना डालते थे। एक टेबल टाइप का बना लीजिए कि पिछले साल हमारा जो था, पहले क्या उपयोग था, कितना इंसेक्टिसाइड का पैसा हमारा खर्चा होता था, और इस साल क्या हुआ। तो इस साल आपने जो मतलब पिछली गर्मी में भी आपने उपयोग किया बहुत सारे लोगों ने, तो उसके पहले का डेटा कि हम मूंग में इतना हम कीटनाशक डालते थे, उसमें इतना खर्चा आता था, इतना पेस्टिसाइड डालते थे, जो फंजीसाइड और जो दूसरी चीज डालते थे उसमें इतना खर्चा आता था, इतना खाद डालते थे उसमें इतना खर्चा आता था। और फिर उसके बाद इस साल जो खर्चा आया सबको मिला के, वो टोटल खर्चा डालिए, और उसके आगे ये लिखिए कि कितना उत्पादन पहले मिलता था और इस कितना। जैसे टेबल में अभी सर ने जो दिखाई थी पिछली महाराष्ट्र वाली कॉटन ग्रोअर्स की, वैसे मूंग का बनाइए, ऐसे गेहूं का बनाइए, ऐसे ही मक्के का बनाइए। तो जो फसल आप कर रहे हैं, धान, गेहूं, चना, ये अलग अलग इनके 4-5 पेज आपके बनेंगे, पर एक बढ़िया जानकारी आपकी आ जाएगी, और ये निश्चित रूप से जो डॉक्टर साहब बड़ा काम कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करेगी। क्योंकि जो अगर फार्मर्स का अगर डेटा आता है और वो अगर सपोर्टिव होता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जो फील्ड डेटा होता है, जो लैब का डेटा होता है, जो साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करता है उसका डेटा होता है, और जो किसान का डेटा होता है वो अगर आता है तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। तो जो सर ने जो कार्य किया है उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें, और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं डॉक्टर संतोष चौहान साहब को और उनकी टीम को। चौहान साहब का जो परिश्रम है वो बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने ये जो देश का झंडा गाड़ा है, देश का काम किया आपने, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, एरेंडा का नहीं है, ये देश का नाम आप ले जा रहे हैं एफएओ में। निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव का विषय है, और हम ये कामना करते हैं कि आप फाइनलिस्ट हो, आप उसमें आप विजेता बनकर आए, और आप टॉप उसमें करके, और ये प्रोजेक्ट हमारे देश में और दुनिया में चले। ये और ये जो आपने नई चीज जो जोड़ी है कि क्या फार्मर भी को पीआई हो सकता है, प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा एक मील का पत्थर आपने किया है। निश्चित रूप से ये बड़ी बड़ी बात है। आने वाले समय में
इस तरह के प्रोजेक्ट आप और सबमिट करें। तो ये सभी की ओर से ये जो गुजारिश सर कर रहे हैं, तो हम खुद को देना, मैं प्रयास करता हूं कि अभी जो 8-9 लोग जो हमारे यहाँ से गए थे, मैं आज ही उन लोगों से ये डेटा जो है उन्हें कुछ जो प्रयोग किए हैं, अभी पहला साल है उनका, लेकिन उन लोगों के डेटा मैं आज ही आपको पहुंचा दूंगा। बाकी लोग वहां से, चूंकि नर्मदापुरम से काफी दिनों से चल रहा है, तो आप लोग अपने अपने वो बनाए, चाहो तो मैं एक टेबल बना के आपको दे सकता हूँ किस तरह से होगा, तो वो टेबल को आप ले लें। दादू, मैं आपको एक टेबल उसमें बना के, एक्सेल में बना के आपको दे देता हूँ। जी जी ठीक है, जी आप उसको इन लोगों से वो करवा लीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। जी ओम। और बहुत यहाँ पर मैं एक चीज रखना चाहता हूँ कि जितने भी किसान भाई अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं, वे पहले पर्सनली अगर मेरे व्हाट्सएप पे भी डाल दे कि हम लोग डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो मैं हमारे टीम से भी आपको कुछ फोन आएंगे और आपसे डेटा लेने का कोशिश किया जाएगा। और मान लो अगर जैसा यहाँ पे 9 राज्यों के किसान हैं और हर राज्य से सिर्फ एक किसान भाई भी डेटा देता है, तो हम लोग अगली बार जब कोई रिसर्च प्रपोजल प्रोजेक्ट लिखेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इस डेटा का उपयोग हो सकता है। और जिस तरह आज दीपक जी और इन लोगों को कहीं ना कहीं उसका फायदा हुआ है, यानी आज उनका नाम कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में एज ए को इन्वेस्टिगेटर डाला गया है, तो भविष्य में अगर आप लोग भी इसी तरह, जैसा आज दीपक जी के पास में पिछले 15 साल का डेटा है, तो आपके पास जब भी 3 साल या 5 साल का डेटा होता है, तो आपको भी उसी तरह आपके उस डेटा को अप्रूवल मिल जाता है। तो आप सभी से यही गुजारिश रहेगी कि आप कम से कम खुद के लिए वो डेटा जनरेट कीजिए, ताकि आपके आने वाले नए पीढ़ी को उसका उपयोग जरूर होगा। और इतना मैं कह सकता हूँ कि डेटा आप मेंटेन करोगे तो आपको बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलने वाला है। तो जो भी देना चाहते हैं आप पर्सनली, अगर आप मुझे ऐसा लगता है दादू या डॉक्टर रोशनलाल जी राउत है, या आप जिनके भी माध्यम से जुड़े हो इस मंच पर, फिर शरद भैया हो, राकेश भैया हो, गणेश भैया हो, या अशोक पटेल साहब हो, उनके माध्यम से अगर आप जुड़े हो, तो आप उन्हें आपका डेटा दीजिए और उनसे दादू यह डेटा कंपाइल करके डॉक्टर रोशनलाल जी राउत को देंगे। तो क्या होगा कि वह डेटा अगर 2-3 लोगों के हाथ से जाएगा तो गलतियां नहीं होगी, और फिर डॉक्टर रोशनलाल जी राउत के माध्यम से अगर टेबल आता है तो हमारी टीम आगे वही डेटा महाराष्ट्र के किसानों के साथ में ऐड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब भी यह सब चीजों का, देखिए कैसा होता है कि आज अगर आप आपका डेटा दोगे, तो आपके यहाँ पर जब भी कोई कृषि का मेला होता है, तो हम लोग आत्मा डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं कि भैया इन्हें अपना काम वहां प्रेजेंट करने के लिए आप परमिशन दीजिए। यानी अभी पिछले सप्ताह दादू मुझे कह रहे थे कि आत्मा के माध्यम से कोई किसान भाई वाशिम में आ रहे हैं, उन्हें आत्मा के माध्यम से यहाँ आने की परमिशन मिली है। काम शुरू किया है तो गवर्नमेंट उसमें दखल देगी और गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, लेकिन काम ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएगी। तो आप सभी से यही विनती है कि कम से कम आपके डेटा का, आपके यहाँ जो कृषि महोत्सव होगा उसका पोस्टर कैसे बनाना है हम लोग सिखाएंगे, और आपके वहाँ पे भी प्रेजेंट, जैसा आज दीपक जी हर जगह जाते हैं प्रेजेंट करते हैं, मनोज जी जाते हैं या विजय जी जाते हैं, तो आप लोग भी आने वाले समय में कम से कम जाओगे और वहां पर आपको कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट मिलेगा। जियो जैसा आपने आत्मा का कहा, तो सर अभी आत्मा वाले हम लोगों को जो एरेंडा में जिन लोगों ने भी प्रशिक्षण लेकर आए, अधिकांश लोगों को जो बीआरसी केंद्र मिल गए हैं। कल बीआरसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ज़्यादातर लोग हम ही लोग थे। और जैसे कि
आत्मा वाले ने अभी वो बासिम को चयन किया है, तो उसमें एक कारण ये भी है कि हम लोगों बासिम का नाम हम लोगों ने बहुत लिया, तो एक दिन का उन्होंने एरेंडा का भी बनाया है आत्मा के द्वारा जो जा रहा वो। मैं इसमें आदरणीय सीएम राय जी जो है वो उपस्थित है, तो मैं उन्हें भी बुलाता हूँ, वो भी बहुत प्रयोग कर रहे हैं। आदरणीय सीएम राय जी, आदरणीय सीएम राय जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद दादू जी। चौहान सर का काम तो बिल्कुल बढ़िया काम है। सर मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आपके मतलब मैं जो एक थोड़ा बर्ड व्यू से देख रहा हूँ कि 800-900 किसान जो काम कर रहे हैं, इसमें से समझो 40-50 या 100 जो भी हम चिन्हांकित करें, वो तो काम एक अच्छा कर रहे हैं। इतनी सारी लेबोरेटरी है, उसमें से कम 25-30 लेबोरेटरी जो है वो रेगुलर काम कर रही। मैं एक बर्ड आई व्यू से ऐसा देखता कि इसको अगर जॉइंट वेंचर किया जाए, यानी गवर्नमेंट के जो अधिकारी है या हर जिले में उनका जो ये फार्मिंग वाला जो काम है, इसको जॉइंट करके जैसा टीसीडी का काम होता था, ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स, और जहाँ पे अपनी लेबोरेटरीज है, जहाँ पे अपने अच्छे किसान है, उसी को टीसीडी के माध्यम से अगर खड़ा किया जाए तो गवर्नमेंट के लोग भी आएंगे। वो जैसा सर्टिफिकेशन में होता है कि जमीन से लेकर तो प्रोडक्शन तक उन्हीं का सुपरविजन रहता है, और उसके माध्यम से अगर ये किया गया तो और उसका जो डेटा आएगा तो हमारे किसान का भी डेटा आएगा, उसमें सुपरविजन रहेगा, गवर्नमेंट का अधिकारियों का भी सुपरविजन रहेगा, और ये जो डेटा आएगा 25-30 सेंटर्स का, तो निश्चित रूप से उसकी एक पॉलिसी जो बनेगी, तो पॉलिसी बन के ये जो प्रचार प्रसार होना और एक्सटेंशन प्रोग्राम होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा एक्सीलरेशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मैंने मेरा विचार रख दिया। धन्यवाद जी। जी, अब मैं नारायण मीना जी को भी असाधार आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बात कहें। नारायण मीना जी, आदरणीय नारायण मीना जी। ओमकार नाथ झारखंड से हैं और आप भी यहाँ आकर के गए हैं, तो आप भी अपनी बात कहें। ओमकार नाथ जी। जी सर, सभी को नमस्कार। सर अभी मेरा सर तैयारी चल रहा है सर इस वर्ष का। अभी अपने झारखंड में फाज ऑफिस से कॉन्टेक्ट किए हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर ऑफिस ऑफ झारखंड। तो वहां से हमको टारगेट मिला है 50 हेक्टेयर जमीन में ऑर्गेनिक खेती के लिए टारगेट मिला है, जिसमें उन लोग का सपोर्ट है। वो सारा ऑर्गेनिक खाद उपलब्ध कराएंगे, खाद और दवा उपलब्ध कराएंगे, साथ साथ तो इसका सर्टिफिकेशन का काम कराएंगे और मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे। तो इस वर्ष हम तैयारी किए हैं। 50 हेक्टेयर में मेरा ऑर्गेनिक खेती का, साथ साथ 50 हेक्टेयर का मेरा सीड प्रोडक्शन का भी काम है। इसके साथ और 50 हेक्टेयर मेरा वन रोपण का भी काम, 3 प्रोजेक्ट लिए हैं। तो सर इसमें संतोष सर से मेरा निवेदन है कि ये जो मेरा ऑर्गेनिक का इसमें काम है, इसमें क्या सर आपसे सहयोग मिल सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बृहद पर थोड़ा तैयारी करना पड़ेगा। तो आपसे जो सहयोग मिल सकता है सर, उसमें हमको सहयोग करिए, और ताकि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। जी सर। आप दीपक जी से एक बार बात कर लीजिए, और मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जी आपको बाकी की सारी गाइडलाइंस भी देंगे, और आपको एक्चुअल क्या करना है एक बार आप चर्चा कीजिए उनके साथ में, और उसके आगे हम लोग ठहराएंगे कि कैसा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और विशेष रूप से जो अलग अलग तरह की स्लरियाँ हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह का कुछ प्रोग्राम करने वाले हो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, तो जो उनके पास से खाद या दवाइयाँ मिलती है वो तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन जो हम लोग इस फार्म लैब के माध्यम से जो सिखा रहे हैं, उसका भी प्रयोग कहीं ना कहीं कंपैरिजन में होना चाहिए, और वह चीज़ भी सामने आनी चाहिए कि ये चीज़ यूज़ करने के बाद में इतना हमें लाभ हुआ है, और ये अगर अगले 2 सालों तक होता रहा तो ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा डॉक्यूमेंट भी बन सकता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप दीपक जी से आप चर्चा कीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जियो सर एवं मैं इसमें रामकर इसमें जी।
आवाज सर कट रही थोड़ा है। सा मिसमैच ये हो जा रहा है सर कि हाँ हाँ सर, इसमें थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। हेलो, जैसे कि आपका सर का नाम है कि आप थोड़ा धीरे धीरे कम 20% 30% आप आपका कम करें, आपको पेस्टिसाइड का यूज कम करें। लेकिन वो तो फिर बोलेंगे, वो तो कहेंगे कि आपका ऑर्गेनिक करना है तो सारा ऑर्गेनिक खाद यूज करना है, तो फिर कैसे सर इसको करेंगे मैनेज? नहीं, एक्चुअली देखिए, आपको हेलो, अगर 100% ऑर्गेनिक करना है तो मेरा यही कहना है कि आप जो प्लॉट में उनकी जो प्राकृतिक खाद दवाइयाँ यूज कर रहे हो, उसी के साथ में इस जो नवधान आटा की स्लरी है तो उसको ऐड कीजिए और ट्रायल कीजिए। आपको पता चलेगा कि यह जैसा प्राकृतिक दवा हमने बनाई है और उसके उपयोग ऐसे दिख रहे हैं। तो आप एक बार दीपक जी से चर्चा कर लीजिए, दीपक जी आपको बताएंगे। और अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग जैसा अगले सप्ताह यानी बुधवार या गुरुवार के दिन हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की दिशा ठहराएंगे। जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी, अब मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी को बुलाता हूं कि वो एक अलग विधा पे काम कर रहे हैं जिसमें वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उसमें कैसे इसका उपयोग हो सकता है। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। शायद रामकृष्ण रघुवंशी जी उपस्थित नहीं है, वो इसमें दिख तो रहे हैं। तो तुलाराम जी पटेल, आपने भी बहुत कृषि के उसमें किया है, तो आप भी अपनी बात बताएं। धन्यवाद मां साहब, सदन को प्रणाम। विशेषकर डॉक्टर संतोष सर को शुभकामनाएं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं। और मैंने इस साल चिया सीड की 1.5 एकड़ में खेती की है, तो उसमें कुछ नहीं डाला, केवल सिलरी के अलावा, और केवल स्प्रिंकलर से पानी दिया है। तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो मेरे सिर के बराबर हो गया है, वो सघन बहुत है। और उसमें मेरी गलती ये हो गई कि वो पहली साल थी तो वो सघन हो गया, घना हो गया। जिनसे सीड लिया था उनने कहा था 2 किलो डालना, तो मैंने 2 किलो डाल दिया, तो वो थोड़ा सा सघन हो गया। जहाँ बिरला है वहाँ बहुत अच्छा है, वैसे फलन तो उसमें अच्छा आ रहा है। मगर ये कि ये मेरा नया काम है, मुझे लगता है कि उसमें 10 कुंटल निकलेगा 1.5 एकड़ में। तो उसके रेट अभी तो 20-22 हज़ार चल रहे हैं, और डॉक्टर साहब की सैलरी डली हुई है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ट्राइकोडर्मा में नहीं डाल पाया, मगर वो सैलरी के कारण और स्प्रिंकलर के कारण, बस केवल 2 ही प्रयोग किए मैंने उसमें। जी 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 जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। प्रदीप राज वर्मा। ओम, सदन को जी। सादर प्रणाम। मैं सिर्फ बगीचे वाला काम कर रहा हूँ, तो उसमें ट्राइकोडर्मा ही डाला था मैंने बस, और गोबर के साथ मिला के। सर 2 लोग और हमारे अलग अलग जगह से, एक तो कैलाश कुमार जी सी लिखा कहाँ से हैं, और कृष्ण कुमार जी और माने जी। तो मैं इनका भी विचार लेना चाहता हूँ। आदरणीय कैलाश कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही। आदरणीय शिवाजी माने जी। सदन को सस्नेह वंदे गो मातरम। सबका आदर करते हुए मैं अलग से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हम अभी जो सब्जी चर्चा चल रही है, मेघालय ने हमारे सॉइल का सैंपल लिया था और उसको टेस्टिंग किया था। हमारी भूमाता भारत माता की जमीन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से गो आधारित रही है। गो आधार ही हमारा संस्कृति का कैरेक्टर है, इसीलिए हम अलग ढंग से सोच रहे हैं। अभी जो सब चर्चा चल रही है वो पाश्चात्य की एंगल से हम भारत भूमि को देख रहे हैं, भारत भूमि की कृषक समाज को देख रहे हैं, भारत समाज को देख रहे हैं, भारत के आहार को देख रहे हैं। ये इससे बजाय हमने भू से ही सोचना चालू कर दिया। हमारे ऋषि मुनियों ने, वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे,
जो हमारी संस्कृति पुरातन है वो उन्होंने संशोधन किया था, वो आगे बढ़ाना हम चाहते हैं। पाश्चात्यों का प्रॉफिट मेकिंग का ऑब्जेक्ट था, किसी को लूट के प्रॉफिट मेकिंग करना था। हमारा तत्वज्ञान ये बताता है कि हर एक की गरज पूरी हो जाए, उसको आनंद समाधान मिले, यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम प्रिंसिपल था। चराचर सृष्टि के हर जीव में परमात्मा